ये वक्त भी आएगा जब हम कहेंगे कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन ये वक्त आएगा। लेकिन जहाँ पर इंतखाबात हुए हैं उसकी बात करते हैं, तुर्की की बात करते हैं, जहाँ पर रजब तैयब एर्दोआन तीसरी बार कामयाब हुए हैं, सदर मुंतखब हुए हैं। इंतखाबी नताइज के मुताबिक 52% से जायद वोट उनको मिले हैं, जबकि उनके हरीफ कमाल कलिचदारोग्लू इनको लगभग 47% वोट हासिल हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं तुर्की से सीनियर सहाफ़ी अब्दुल शकूर साहब। शुक्रिया। कामयाब तो हुए तैयब एर्दोआन, लेकिन क्या उनकी मकबूलियत में कमी हुई है अगर पहले से कंपेयर करें सर? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखिए तो इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है वो उनके अगेंस्ट था, क्योंकि वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इक़्तिदार में है। तो इक़्तिदार में जब आप तवील हो जाता है इक़्तिदार, जब उसको तूल पकड़ ले तो उस पर लोगों की बहुत सारे नाराज़गियाँ शिकवे होते हैं, वो उनके साथ थे। उसके साथ साथ उनके खिलाफ आप देखिए कि 6 पार्टीज का एक इत्तेहाद था, और वो 6 पार्टीज जो हैं उसमें एक सबसे बड़ी जमात वो थी जो कि इस जदीद तुर्की के बानी अतातुर्क की जमात है, और CHP जिसको कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी। और ये सारी को अगर आप उस सिचुएशन में देखिए तो मेरा ख्याल है कि उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इन नामुसाइद हालात में भी, जब ज़ल्ज़ला यहाँ पे 6 फरवरी का आया हुआ था, उसमें 50,000 से ज़ायद जाने गई और नुकसानात हुए हैं। उसके अलावा जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत। अच्छा, ठीक है अब्दुल शकूर साहब, यहीं पर आपसे ये भी जानना चाहिए, इलेक्शन का प्रोसेस कैसा था? इलेक्शंस कितने ट्रांसपेरेंट थे, कितने शफाफ थे? जी शकूर साहब अगर साथ मौजूद हैं तो जानना चाह रहे हैं आपसे कि ज़ाहिर है ये तो कमेंट आप कह रहे हैं कि आपको लगता ही है कि उनकी मकबूलियत में कोई कमी वाकई नहीं हो चुके। हमने जब लास्ट टाइम भी आपसे गुफ्तगू की तो आपने बताया कि वो तमाम इलाके भी जहाँ पर ज़ल्ज़ला आया था वहाँ पर भी उनका बहरहाल वोट बैंक बरकरार रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, चूँकि ज़रा हम पाकिस्तान में जब इंतखाबात देखते हैं हम बहुत सवाल यहाँ पर उठते हैं, जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है। जो ट्रांसपेरेंसी है उसका माहौल वहाँ पर क्या होता है? इंतखाबात को लेकर, उनके नताइज को लेकर वहाँ पर क्या आवाज़ होती है? देखिए, तुर्की आपको पता है एक यूनिक मुल्क है, ये यूरोप के अंदर भी है और एशिया में भी है। तो यूरोप के अंदर रहने की वजह से यहाँ पे जो यूरोपियन ऑब्जर्वर्स थे वो भी आए हुए हैं। आज तक तुर्की के इंतखाबात की शफाफियत पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। आपको पता है कि खास किस्म का मैं कहूँगा तासुब शायद पाया जाता है मगरबी दुनिया में तुर्की के हवाले से, खासकर प्रेसिडेंट एर्दोआन के हवाले से। लेकिन वो उनको बहुत से अलकाबात से नवाजते हैं, डिक्टेटर समेत बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी इंतखाबी जो अमल है उसकी शफाफियत पर उंगली नहीं उठाई। तो इस हवाले से ये काफ़ी शफाफ अमल था। और अगर हम आगे आने वाले दिनों में चैलेंजेस से मुतालिक आपसे सवाल करें, और एर्दोआन को अब क्या चैलेंजेस होंगे? ज़रा मौशी मसाइल की बात भी कर रहे हैं, वहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं? जी, सबसे बड़ी तो यही है, मईशत को ठीक करना है। सबसे बड़ा चैलेंज है अंदरूने मुल्क। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो तुर्की की जो जियोग्राफिक पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस के साथ इनका बॉर्डर है, रूस की लड़ाई चल रही है इस वक्त यूक्रेन के साथ। और आपको पता होगा कि यूक्रेन के साथ जो ग्रेन डील थी, जो उनकी पूरी दुनिया में ग्रेन वहां से जाता था, गंदम जाती थी, अनाज जाता था, वो रशिया नहीं आने दे रहा था उनके पोर्ट से। लेकिन ये तुर्की ही था और प्रेसिडेंट एर्दोआन थे जिन्होंने इस डील को UN के साथ मिलकर किया, और फिर वो सारी दुनिया में गया। उसके साथ साथ आपको पता है कि मिडल ईस्ट के साथ भी हैं, इराक के साथ भी इनका बॉर्डर है, लीबिया के साथ इनके बड़े लीबिया की जो सूरत हाल अंदरूनी उसका आपको पता है, वहाँ पे इन्होंने एक बड़ा स्टेबिलिटी का एक किरदार अदा किया है। उससे लेकर अफ्रीका तक ये बहुत लंबा एक सिलसिला है। तो तुर्की इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि रीजनल एक्टर, और दे हैव बीन लीडिंग। और अब जाहिर बात है कि उनको कंटिन्यूटी मिली है, तो उनकी जो पॉलिसीज थी वो कंटिन्यू करेंगी। जी अच्छा, अभी अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो किन पॉलिसीज पे एर्दोआन अब ज्यादा काम करेंगे? लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, उन लोगों की भी बिल्कुल वही एक्सपेक्टेशंस हैं जो किसी भी मुल्क के लोगों की होती है अपनी हुकूमत से। वो गुड गवर्नेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो म्यार ज़िंदगी है वो बुलंद रहे, या जो म्यार ज़िंदगी एर्दोआन ने उनका बुलंद किया था उसको बरकरार रख सकें वो। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस ही हैं सबसे, और यही एक्सपेक्टेशंस है वहाँ की आवाम के भी। अब्दुल शुक्र, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।